वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो दोस्तों, आज हम कुमारी कंदम का दूसरा भाग में 1. भारत में लेमुरिया परिकल्पना, 2. तमिलनाडु में लोकप्रियता, 3. विशेषताएं, 4. दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ, 5. सभ्यता का उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे। 1864 में अंग्रेजी प्राणी विज्ञानी फिलिप स्केलेटर ने भारत, मेडागास्कर और महाद्वीपीय अफ्रीका के बीच एक जलमग्न भूमि कनेक्शन के अस्तित्व की परिकल्पना की थी। उन्होंने इस जलमग्न भूमि का नाम लेमुरिया रखा क्योंकि इस अवधारणा की उत्पत्ति इन 3 अलग अलग भूमियों पर लेमुर जैसे प्राइमेट्स स्ट्रेप्सिरहिनी की उपस्थिति को समझाने के उनके प्रयासों से हुई थी। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत द्वारा लेमुरिया परिकल्पना को अप्रचलित किए जाने से पहले कई विद्वानों ने इसका समर्थन और विस्तार किया था। इस अवधारणा को भारतीय पाठकों के लिए हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड द्वारा 1873 में भौतिक भूगोल की पाठ्य पुस्तक में पेश किया गया था। ब्लैनफोर्ड के अनुसार क्रेटेशियस काल के दौरान ज्वालामुखी गतिविधि के कारण भूभाग जलमग्न हो गया था। 1870 के दशक के अंत में लेमुरिया सिद्धांत को अपना पहला प्रस्तावक वर्तमान तमिलनाडु में मिला, जब अड्यार मुख्यालय वाली थियोसोफिकल सोसाइटी के नेताओं ने इसके बारे में लिखा। अधिकांश यूरोपीय और अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने लेमुरिया के लुप्त होने का समय आधुनिक मनुष्यों के उद्भव से पहले का बताया है। इस प्रकार उनके अनुसार लेमुरिया एक प्राचीन सभ्यता की मेजबानी नहीं कर सकता था। हालांकि 1885 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी चार्ल्स डी मैकलीन ने द मैनुअल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने लेमुरिया को प्रोटोद्रविडियन उर्हिमत के रूप में सिद्ध किया। इस कार्य में एक फुटनोट में उन्होंने अर्नस्ट हेकेल की एशिया परिकल्पना का उल्लेख किया, जिसमें यह सिद्धांत दिया गया था कि मनुष्यों की उत्पत्ति उस भूमि में हुई थी जो अब हिंद महासागर में डूबी हुई है। मैकलीन ने आगे कहा कि यह जलमग्न भूमि प्रोटोद्रविडों की मातृभूमि थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अन्य जातियों के पूर्वज लेमुरिया से दक्षिण भारत के रास्ते अन्य स्थानों पर चले गए होंगे। इस सिद्धांत पर एडगर थर्स्टन और हर्बर्ट होप रिस्ले जैसे अन्य औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भी सरसरी तौर पर चर्चा की गई थी, जिसमें 1891 और 1901 की जनगणना रिपोर्ट भी शामिल थी। बाद में मैकलीन के मैनुअल को तमिल लेखकों द्वारा एक आधिकारिक कार्य के रूप में उद्धृत किया जाने लगा, जो अक्सर उन्हें गलत तरीके से वैज्ञानिक और डॉक्टर कहा गया। मूल तमिल बुद्धिजीवियों ने सबसे पहले 1890 के दशक के अंत में जलमग्न तमिल मातृभूमि की अवधारणा पर चर्चा शुरू की। 1898 में जे नल्लासामी पिल्लई ने दार्शनिक साहित्यिक पत्रिका सिद्धांत दीपिका उर्फ द ट्रूथ ऑफ लाइट में एक लेख प्रकाशित किया। उन्होंने हिंद महासागर यानी लेमुरिया में एक खोए हुए महाद्वीप के सिद्धांत के बारे में लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया कि तमिल किंवदंतियां बाढ़ की बात करती हैं, जिसने प्राचीन संगम के दौरान उत्पादित साहित्यिक कार्यों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस सिद्धांत का कोई गंभीर ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। तमिलनाडु में लोकप्रियता। 1920 के दशक में इंडो आर्यन और संस्कृत के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए तमिल पुनरुत्थानवादियों द्वारा लेमुरिया अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। 24 तमिल पुनरुत्थानवादी लेखकों ने दावा किया कि लेमुरिया बाढ़ से पहले तमिल सभ्यता की मूल मातृभूमि और जन्मस्थान था।
वे अक्सर अपने दावों को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए पश्चिमी विद्वानों के शब्दों को गलत तरीके से उद्धृत या गलत तरीके से उद्धृत करते थे। 25 ब्रिटिश काल के दौरान चक्रवातों के कारण भूमि के छोटे छोटे हिस्सों की क्षति को कई जिला रिपोर्टों, गजेटियर्स और अन्य दस्तावेजों में सूचीबद्ध किया गया था। उस काल के तमिल लेखकों ने इन्हें समुद्र में खो गई एक प्राचीन भूमि के सिद्धांत का समर्थन करने वाले साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया। पाठ्यक्रम में कुमारी कंदम सिद्धांत पर चर्चा करने वाली पुस्तकों को पहली बार 1908 में वर्तमान तमिलनाडु के कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। सूर्यनारायण शास्त्री की पुस्तक को 1908-09 में मद्रास विश्वविद्यालय के मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था। अगले कुछ दशकों में ऐसे अन्य कार्यों को मद्रास विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। इनमें पूर्णलिंगम पिल्लई की ए प्राइमर ऑफ तमिल लिटरेचर 1904 और तमिल लिटरेचर 1929, कंदिया पिल्लई की तमिलकम 1934 और श्रीनिवास पिल्लई की तमिल वरलारू 1927 शामिल हैं। 1940 में 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए तमिल भाषा की पाठ्य पुस्तक में पीवी कल्याण सुंदरम ने लिखा था कि यूरोपीय विद्वानों का लेमुरिया तमिल साहित्य का कुमारिंतु था। 1967 के मद्रास राज्य चुनावों में द्रविड़ पार्टियों के सत्ता में आने के बाद कुमारी कंदम सिद्धांत को स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अधिक व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। 1971 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलकम, प्राचीन तमिल क्षेत्र का इतिहास लिखने के लिए एक औपचारिक समिति की स्थापना की। राज्य के शिक्षा मंत्री आर नेदुनसेलियन ने विधानसभा में घोषणा की कि इतिहास से उनका तात्पर्य लेमुरिया के समय से है, जो समुद्र द्वारा जब्त कर लिया गया था। उन्नीस में तमिलनाडु सरकार ने एम वरदराजन की अध्यक्षता में इतिहासकारों और साहित्यकारों की एक समिति गठित की। समिति का एक उद्देश्य तमिलों की महान प्राचीनता को उजागर करना था। इस समिति द्वारा लिखी गई 1975 की पाठ्य पुस्तक में कुमारी कंदम सिद्धांत का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसे प्रमुख भूवैज्ञानिकों, नृवंश विज्ञानियों और मानव विज्ञानी द्वारा समर्थित किया गया था। 1981 के अंत में तमिलनाडु सरकार की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कुमारी कंदम सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। विशेषताएं। तमिल लेखकों ने कुमारी कंदम को हिंद महासागर में एक अलग महाद्वीप में स्थित एक प्राचीन लेकिन अत्यधिक उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने इसे केवल तमिल भाषा बोलने वालों द्वारा बसाई गई सभ्यता का उद्गम स्थल बताया। निम्नलिखित अनुभाग इन विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। पृथक। कुमारी कंदम को एक पृथक, अस्थायी और भौगोलिक रूप से दोनों भूमि द्रव्यमान के रूप में माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह हिंद महासागर में स्थित था। अस्थायी रूप से यह एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी। कई तमिल लेखक कुमारी कंदम के डूबने की कोई तारीख नहीं बताते हैं और एक बार की बात है या कई हजारों साल पहले जैसे वाक्यांशों का सहारा लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे बहुत भिन्न हैं। 30,000 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक। 33 कई अन्य लेखकों का कहना है कि हजारों वर्षों की अवधि में भूमि धीरे धीरे समुद्र में खोती गई।
1991 में तमिलनाडु सरकार के तमिल एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी प्रोजेक्ट के तत्कालीन मुख्य संपादक आर मथिवानन ने दावा किया कि कुमारी कंदम सभ्यता 50,000 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली और महाद्वीप 16,000 ईसा पूर्व के आसपास जलमग्न हो गया। यह सिद्धांत उनके शिक्षक देवने पवनार द्वारा अनुशंसित पद्धति पर आधारित था। अलगाव के परिणामस्वरूप कुमारी कंदम को बाहरी प्रभावों और विदेशी भ्रष्टाचार से अछूता एक आदर्शवादी समाज के रूप में वर्णित करने की संभावना उत्पन्न हुई। कंडा पुराणम में इसके वर्णन के विपरीत तमिल पुनरुत्थानवादियों ने कुमारी कंदम को उच्च जाति के ब्राह्मणों से मुक्त एक स्थान के रूप में चित्रित किया, जिन्हें द्रविड़ आंदोलन के दौरान इंडो आर्यन के वंशज के रूप में पहचाना जाने लगा था। 20वीं सदी के तमिल हिंदू समाज की गैर यूटोपियन प्रथाओं जैसे अंधविश्वास और जाति आधारित भेदभाव सभी को इंडो आर्यन प्रभाव से उत्पन्न भ्रष्टाचार के रूप में वर्णित किया गया था। समुद्र में खोई हुई भूमि ने तमिल पुनरुत्थानवादियों को इस प्राचीन सभ्यता के बारे में ऐतिहासिक रूप से सत्यापन योग्य या वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य भौतिक साक्ष्य की कमी के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने में भी मदद की। सबसे पहले मौजूद तमिल लेखन, जिसका श्रेय तीसरे संगम को दिया जाता है, में संस्कृत शब्दावली शामिल है और इस प्रकार यह पूरी तरह से तमिल सभ्यता का निर्माण नहीं हो सकता है। लेमुरिया की अवधारणा को प्राचीन तमिल सभ्यता से जोड़ने से तमिल पुनरुत्थानवादियों को एक ऐसे समाज को चित्रित करने की अनुमति मिली जो पूरी तरह से इंडो आर्यन प्रभाव से मुक्त था। वे दावा कर सकते थे कि प्राचीन तमिल सभ्यता के विभिन्न चिन्ह गहरे समुद्र में खो गए हैं। प्राचीन तमिल कार्यों के जानबूझकर विनाश के लिए एक और स्पष्टीकरण के रूप में संस्कृत के बाद के प्रभुत्व की पेशकश की गई थी। 1950 के दशक में आर नेदुनसेलियन, जो बाद में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री बने, ने मरंटा तिरविटम लॉस्ट द्रविडियन लैंड नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राह्मण इतिहासकारों ने संस्कृत के प्रति पक्षपाती होने के कारण जानबूझकर तमिल की महानता के ज्ञान को जनता से छिपा कर रखा है। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ। कुमारी कंदम के समर्थकों ने यह कहने पर बहुत जोर दिया कि कन्याकुमारी शहर मूल कुमारी कंदम का एक हिस्सा था। उनमें से कुछ ने यह भी तर्क दिया कि संपूर्ण तमिलनाडु, संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप विंध्य के दक्षिण में या यहाँ तक कि संपूर्ण भारत कुमारी कंदम का हिस्सा था। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि आधुनिक तमिलों को दक्षिण भारत के स्वदेशी लोगों और कुमारी कंदम के लोगों के प्रत्यक्ष वंशज दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें तमिल भाषा और संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में वर्णित करने की अनुमति मिली। ब्रिटिश राज के दौरान कन्याकुमारी त्रावणकोर राज्य का एक हिस्सा था, जिसका अधिकांश भाग 1956 के पुनर्गठन के बाद नवगठित केरल राज्य में विलय कर दिया गया था। तमिल राजनेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किया कि कन्याकुमारी को तमिल बहुमत मद्रास राज्य, अब तमिलनाडु, में शामिल किया जाए। कन्याकुमारी का कुमारी कंदम के साथ कथित संबंध इस प्रयास के कारणों में से एक था। सभ्यता का उद्गम स्थल। कुमारी कंदम के समर्थकों के अनुसार जब अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ गया तो महाद्वीप जलमग्न हो गया था। इसके बाद तमिल लोग अन्य देशों में चले गए और अन्य समूहों के साथ घुल मिल गए, जिससे नई नस्लों, भाषाओं और सभ्यताओं का निर्माण हुआ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पूरी मानवता कुमारी कंदम के निवासियों की वंशज है। दोनों आख्यान इस बात पर सहमत हैं कि तमिल संस्कृति दुनिया की सभी सभ्य संस्कृति का स्रोत है
और तमिल दुनिया की अन्य सभी भाषाओं की मातृभाषा है। अधिकांश संस्करणों के अनुसार कुमारी कंदम की मूल संस्कृति तमिलनाडु में बची हुई है। उन्नीस की शुरुआत में सूर्यनारायण शास्त्री ने अपने तमिलमोलियन वरलारू में जोर देकर कहा था कि सभी मनुष्य कुमारी कंदम के प्राचीन तमिलों के वंशज थे। इस तरह के दावे एमएस पूर्णलिंगम पिल्लई और मरमलाई आदिगल सहित कई अन्य लोगों द्वारा दोहराए गए थे। 1917 में अब्राहम पंडितार ने लिखा कि लेमुरिया मानव जाति का उद्गम स्थल था और तमिल मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली पहली भाषा थी। ये दावे पूरे 20वीं सदी में तमिलनाडु के स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों में दोहराए गए थे। एमएस पूर्णलिंगम पिल्लई ने 1927 में लिखते हुए कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना बाढ़ प्रभावित कुमारी नाडु के तमिल बचे लोगों द्वारा की गई थी। 1940 के दशक में एनएस कंदिया पिल्लई ने कुमारी कंदम निवासियों के दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रवास को दर्शाने वाले मानचित्र प्रकाशित किए। 1953 में आर नेडुनसेलियन, जो बाद में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री बने, ने जोर देकर कहा कि सभ्यता दक्षिण भारत से सिंधु घाटी और सुमेर तक फैली और उसके बाद अरब, मिस्र, ग्रीस, इटली तक फैली, स्पेन और अन्य स्थान। उन्होंने आधुनिक तमिल को कुमारी कंदम में बोली जाने वाली गौरवशाली प्राचीन तमिल भाषा के हल्के अवशेष के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ तमिल लेखकों ने यह भी दावा किया कि इंडो आर्यन भी कुमारी कंदम के प्रोटोद्रविडियनों के वंशज थे। इस सिद्धांत के अनुसार ये इंडो आर्यन एक शाखा के थे जो मध्य एशिया में चले गए और फिर भारत लौट आए। इसी तरह की व्याख्याओं का उपयोग उस लोकप्रिय सिद्धांत को समेटने के लिए किया गया था कि प्रोटोद्रविडियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत आए थे। 1975 में तमिलनाडु सरकार के कॉलेज की पाठ्य पुस्तक में कहा गया था कि कुमारी कंदम के द्रविड़ अपने महाद्वीप के डूबने के बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चले गए थे। बाद में वे हिमालय के दर्रों से होते हुए वापस भारत आ गए। तो दोस्तों, इसके बारे में और अगला भाग में जानेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।